सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहाँ पर हूँ एक स्टॉक जिसका नाम है ट्राइडेंट टेक्सटाइल्स मिल्स। तो उसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए यानी कि इन डेप्थ एनालिसिस होगा। मैंने इस ही स्टॉक को क्यों चुना, इसका एक रीज़न है क्योंकि नाउ ए डेज जैसा आजकल चल रहा है, ट्रम्प की टैरिफ है जो इम्प्लीमेंट हो चुकी है, उससे कई सारे सेक्टर्स को तो जैसे फ़ायदा बहुत पहुंचा है, बट कई सारे सेक्टर्स को बहुत ही ज़्यादा मतलब डिक्लाइनिंग ट्रेंड में हो गए हैं उसमें जो भी स्टॉक्स थे। तो उसमें एक ऐसा सेक्टर है जो टेक्सटाइल सेक्टर है, जिसके जो शेयर्स को एक बड़ी रैली के साथ उन्होंने मार्केट को क्लोजिंग दी, और उन्हीं में से मैंने एक कंपनी जो ट्राइडेंट है, ट्राइडेंट लिमिटेड है, तो ट्राइडेंट को लिया है। एक पेनी शेयर भी है और पर अच्छा है, इसके जो देखा है मैंने ट्राइडेंट के अंदर अच्छी कंपनी है। बाकी आगे देखते हैं कि जो इससे रिलेटेड न्यूज़ थी पहले उसको एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद में शेयर के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पे चलेंगे। तो सबसे पहले न्यूज़ को देख लेते हैं। इसमें है जैसे ये लिखा हुआ है कि वर्धमान, बॉम्बे डाइंग, वेलस्पून, ट्राइडेंट वगैरह ने टेक्सटाइल स्टॉक्स ने रैली की। लेकिन रैली क्यों की, उसका रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैड अनाउंस हिज टैरिफ एंड shock waves across global stock market. Textile company listed on the Indian stock market witnessed a jubilant rally on the Thursday. रैली की है, क्यों रैली की है? जैसे फार्मा वगैरह सेक्टर के लिए जो ट्रम्प की टैरिफ है उसमें तो एग्जम्पशन दे दिया उन्होंने, लेकिन जो आईटी सर्विसेज हैं, जो ऑटोज हैं और जो केमिकल सेक्टर है उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है सरवाइव करना। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो इन्होंने रैली दी, वो क्यों रैली दी वो मैं बता देता हूं। जैसा आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जो बांग्लादेश और वियतनाम लिखा हुआ है, देखो क्या हुआ कि जो यूएस के अंदर जितने भी एक्सपोर्ट का इंपोर्ट करता था ना, वो बांग्लादेश और वियतनाम से करता था। लेकिन जब यूएस ने सारी वर्ल्ड के ऊपर टैरिफ लगा दी है, रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दी है, तो जो टैरिफ इंडिया के ऊपर तो 27% की है, लेकिन जो वियतनाम और बांग्लादेश के ऊपर है वो 26 से भी ऊपर की टैरिफ है, जिसके कारण जो ये वियतनाम और बांग्लादेश जो बहुत बड़े एक्सपोर्टर फर्म्स थी जो एक्सपोर्ट करते थे यूएस के अंदर, अब वो बहुत कम कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द हाई टैरिफ। और उसकी तुलना में जो इंडिया की टैरिफ है वो कम है, तो यहाँ की टेक्सटाइल जो कंपनीज है उनको फायदा हो जाएगा। अब टेक्सटाइल कंपनीज को फायदा होगा तो उन्हीं कंपनीज को फायदा होगा जो कंपनियां एक्सपोर्ट के धंधे में हैं। तो उनमें ट्राइडेंट भी बहुत बड़ी कंपनी है, इवन उनमें और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे वर्धमान टेक्सटाइल्स है, केपीआर मिल्स है, जैसे गोकुलदास एक्सपोर्ट्स है, वेलस्पून लिविंग है और अरविंद है, तो अरविंद टेक्सटाइल्स है। तो ये बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको बहुत फायदा होगा। तो इसी वजह से हम ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो स्टॉक है उसको एनालाइज कर रहे थे। और अगर आने वाले समय में अगर ट्राइडेंट अच्छे रैली देखने को मिलती है तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। तो ये अगर जो रैली होगी तो बिकॉज ऑफ, क्योंकि रास्ता बिल्कुल साफ है और जिन कंपनीज के पास में रिसोर्सेस हैं वो ग्रो करेंगी ही करेंगी इस सिनेरियो में। जैसे ये दे भी रखा है इसमें कि वर्धमान टेक्सटाइल्स है या मार्वल ओवरसीज है, और वर्धमान टेक्सटाइल तो आज 18% तक बढ़ा है, जो ट्राइडेंट वगैरह है वो 6-7% बढ़ा है। इवन बॉम्बे डाइंग है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसका भी बहुत अच्छा है। सूरत ट्रेड है। तो ये सारी कंपनियां आप आने वाले समय में रैली करती हुई दिख सकती हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है से रिलेटेड जो कंपनियां हैं, तो उनके लिए अच्छी बात है। इसलिए मैं ये थोड़ा सा, ट्राइडेंट बहुत अच्छा शेयर था और रिटेलर्स के भी बहुत अच्छी पसंद है, तो मैं इसको थोड़ा एनालाइज करना चाहता था। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होगी। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को हिट करें, और अगर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलते हैं हम ट्राइडेंट के फंडामेंटल
एनालिसिस की तरफ थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले ट्राइडेंट का थोड़ा सा एक ओवरव्यू भी ले लेते हैं कंपनी का, कि कंपनी क्या है। वर्ल्ड लार्जेस्ट व्हीट स्ट्रा बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चरर भी है। नंबर 1 इन नॉर्थ इंडिया इन द ब्रांड कॉपियर सेगमेंट में है। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेयर ऑफ इन टर्म्स ऑफ द टावल कैपेसिटी। ये टावल वगैरह को बहुत वहाँ पे यूएस वगैरह के अंदर बहुत एक्सपोर्ट करती है। और वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इन टर्म्स ऑफ द टायर कैपेसिटी, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इन होम टेक्सटाइल। देखो टेक्सटाइल में भी ये बहुत आगे है, होम टेक्सटाइल में लिखा हुआ है इसमें, उसमें भी बहुत आगे है। द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया फ्रॉम होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। अब आप ये देखो कि अगर यहाँ पे मतलब टैक्सेस वगैरह इंपोर्ट टैक्स कम लगाएगा यूएस, वैसे भी ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है एक्सपोर्ट करने में, तो इसको तो फायदा होना ही होना है आगे आने वाले अपकमिंग मंथ्स में। तो मैं इसीलिए इस स्टॉक को लेकर आया कि सो डैट कि हम इस चीज़ को जल्दी से जल्दी इसको एनालाइज करें और देखें कि कब ये स्टॉक मोमेंटम पकड़ता है अपना। तो ये सारे थे होम, जैसे होम टेक्सटाइल्स में भी है, यार्न भी है, पेपर केमिकल्स में भी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कैपेसिटी है, बाथ लिनन अदर केपेक्स भी कर रही है। द कंपनी प्लान टू बी टोटल केपेक्स, जो CWIP होता है मैं दिखाता था, वो 2000 से 2100 करोड़ का कर रही है एक्सपेंशन, जिसमें टावल पेपर केमिकल्स कैपेसिटी को बढ़ा रही है अपनी। तो ये सारा इसका ओवरव्यू था कंपनी का। अब चलते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपनी का मार्केट कैप। तो मार्केट कैप को अगर देखें तो ये एक मिड कैप कंपनी है, यानी 20,000 करोड़ से नीचे की होगी, 5,000 करोड़ से ऊपर की होगी, मिड कैप कंपनी होगी। फिर दूसरा स्टॉक का PE देख लेते हैं, वो 47 का है। फिर इंडस्ट्रियल PE देख लेते हैं, इंडस्ट्री का PE 21 का है, यानी कि इंडस्ट्री से तो कंपनी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में है, ग्रो कर रही है। ठीक है, इंडस्ट्री से अभी स्टॉक थोड़ा महंगा दिखाई दे रहा है क्योंकि 47 के PE पे चल रहा है। वैसे भी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है ना, तो इसका PE होना ही होना है इतना ज़्यादा। फिर ROC अगर देखें तो ROC ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, ज़्यादा बुरा भी नहीं कह सकते। 10 का ठीक है। ROE 8 का है, ये भी ज़्यादा है नहीं। मैंने कहा ना ये थोड़ा सा पेनी स्टॉक है, लेकिन इसमें वो वाली चीज़ें नहीं दिखाई देंगी जैसे पेनी स्टॉक्स के अंदर दिखाई देता ना, प्लज ज़्यादा है। तो इसका जो प्लज परसेंटेज है वो आप देख लो, वो कुछ भी नहीं है, प्लज बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उसमें जैसे दिखाई देता था कि प्रमोटर्स की जो होल्डिंग होती थी वो 20% या 23% होती थी, लेकिन इस स्टॉक के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रमोटर्स 73% है, विच इज़ ए ह्यूज नंबर। इसका मतलब है कि कंपनी के जो लोग हैं, जो उसका जो टॉप मैनेजमेंट है, उसका कंपनी पर पूरा बिलीफ है। इसका मतलब ये होता है। और कंपनी के ऊपर कर्जा है नहीं, बिल्कुल भी, ना के बराबर ही है, जैसे ये देखने को मिल ही रहा है। इसमें ये है डेट इक्विटी रेशियो में 0.38 है, ना के बराबर कर्जा हो गया इसके ऊपर। हाँ, इसका ये सोचने वाली बात है कि थोड़ा सा इसी वजह से ये थोड़ा नीचे भी घूम रहा है, इसका पैग रेशियो नेगेटिव है। जो सॉलिडिटी है वो उस लेवल की है नहीं अभी स्टॉक के अंदर। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें इसकी ठीक है, मतलब जो एक बेसिक फीचर्स होते हैं एक अच्छी कंपनी के, वो चीज़ तो है इसके अंदर, बेसिक फीचर वाली। या ROE हो गया, ROE हो गया, डेट इक्विटी हो गया, प्लस परसेंटेज हो गया, ये सारी चीज़ें सही हैं, बस थोड़ा पैग रेशियो के अंदर थोड़ा गड़बड़ है इसकी। बाकी और देखते हैं आगे इसका PE अगर देखें, एक साल का कंपेयर करें मीडियन PE के साथ में, तो देखो जरा, मीडियन PE के साथ में देखें तो 43 का PE चल रहा था इसका, मीडियन PE एक साल का वो भी। और स्टॉक का कितना है, 47 चल रहा है, यानी मीडियन PE से कंपेयर करने पर जो स्टॉक है अंडर वैल्यूड शो हो रहा है, अंडर वैल्यूड है अभी भी 47 के PE होने के बावजूद भी, क्योंकि एक साल के अंदर तो इसका मीडियन PE 53 था, इस वजह से। और अगर इसका देखो थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे भी हो सकता है इसमें। अगर हम देखें ना 50 DMA
यानी मूविंग एवरेज को देख रहे हैं, 50 दिन के मूविंग एवरेज, 50 डे डीएमए का मतलब होता है 50 डे मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज को देख रहे हैं तो देखो इसका प्राइस है ना इस 50 डे मूविंग एवरेज को टच कर रहा है, यानी कि स्टॉक मोमेंटम दिखाने के मूड में है, यानी कि इसमें आने वाले समय में मोमेंटम आ सकता है इस स्टॉक के अंदर, ये बताता है। 50 अब 2200 वाले को देखें तो 200 वाला अभी दूर है, 200 वाला अभी दूर है, लेकिन 50 डे वाला टच कर रहा है इसको लगभग, तो यानी 50 डे मोमेंटम तो आ रहा है इसके अंदर, धीरे धीरे मोमेंटम आता जा रहा है। फिर अगर इसके पीयर कंपनी से अगर कंपेयर करें इसको, तो इसका जो पी है वो कितना था, 47 था जो ह्यूज है। वर्धमान का फिर भी 16 ही है, अरविंद का 30 है, इसका 17 है, इसका ये है, इसका ये है, इसका पशुपति इसका 61 है। यानी कि पी से कंपेयर करने पे तो यार ये एक महंगी कंपनी दिखाई दे रही है अभी भी। पी से अगर पीयर कंपनीज जो हैं, जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, उससे अगर कंपेयर कर रहे हैं तो महंगी कंपनी दिखाई दे रही है। फिर अगर आगे चले प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की तरफ, तो नेट प्रॉफिट अगर इसका देख लें, नेट प्रॉफिट यार इसका घट रहा है, नेट प्रॉफिट काफी घटा है इसका, 442 करोड़ से 350 और 296 करोड़ हो गया। यानी कि स्टॉक का पी तो घट नहीं रहा है, वैल्यू तो उसकी बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी घटी है, और प्रॉफिटेबिलिटी घटी है इसी वजह से स्टॉक थोड़ा बढ़ा नहीं है काफी समय से। इवन पहले ये काफी बढ़ा था, एक समय पर इसमें काफी रैली आई थी, बट फिर ये दोबारा से अपनी उसी पोजीशन पे आ गया। 1 ईयर -34, -20 और 5 ईयर्स का देखो माइनस वो मतलब +46 है। लॉन्ग टर्म में इसने अच्छा दिया है, लेकिन जो 3 साल से और 1 साल से ये कुछ खास इसने किया नहीं है स्टॉक ने। पर देखते हैं अब आगे, अगर टैरिफ का अगर अच्छा रहा तो ये अच्छा कर सकता है। बाकी CWIP इसका अगर देखें तो वो उसमें भी इन्होंने कुछ खास किया नहीं है, 368 करोड़ से 88 और 70 करोड़ का CWIP करना है, तो इसमें कुछ खास है नहीं। नेट कैश फ्लो नेगेटिव है इसका, ये देखो नेट कैश फ्लो नेगेटिव है, यानी 172 -144 -100 थोड़ा कम हुआ है, पर फिर भी नेगेटिव ही है। बाकी प्रमोटर्स देखो, ये चीज़ इसमें काफ़ी देखने वाली है कि इसमें जो प्रमोटर्स हैं ना, वो इतने छोटे शेयर में भी इतने प्रमोटर्स देखने को मिल रहे हैं, 73%, यानी कि कंपनी में प्रमोटर्स का ट्रस्ट तो है कि आगे एक बार ले जाएंगे इसे। FII 2.83%, DII 0.09 और पब्लिक इसमें 22.82, पब्लिक काफ़ी है इसके अंदर। तो स्टॉक कुल मिला के अच्छा तो है, लेकिन अगर इसका जो बिजनेस के दरवाजे खुलते हैं यूएस के इसके लिए सही तरह से, बांग्लादेश और वियतनाम वाला वो जो फ़ायदा अगर इसको होता है, जो होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हर कंपनीज को होगा, उनका शेयर ये खाएंगी इंडियन कंपनीज, तो कंपनी अच्छा कर सकती है, इतना तो है इसके अंदर। बाकी देखो ये था लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से, वैसे इसके नंबर्स तो ठीक हैं, जो बेसिक फीचर्स होते हैं किसी स्टॉक के अंदर, ROE ROC वगैरह, बस खाली इसका जो पैग रेशियो था वो थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ था। फंडामेंटल के हिसाब से तो स्ट्रांग है वैसे कंपनी इस रेट पर। अभी देखते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं कि क्या वहाँ पे मिलता है। टेक्निकल एनालिसिस में क्या है, देखो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं, या सबसे पहले प्राइस देख लेते हैं, इसका प्राइस कितना चल रहा है। देखो प्राइस चल रहा है इसका 27 रुपये 19 पैसे, ठीक है जी। इससे ऊपर के ये 3 रेजिस्टेंस लेवल है, ये 2 सपोर्ट लेवल है, उनको देखेंगे हम। तो ये कैसे हो गया, अब इसको देखें अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, तो इसमें देखो सपोर्ट लेवल कितने हैं,
एक सपोर्ट है 16 रुपये 89 पैसे का, एक है 24 रुपये 12 पैसे का, ठीक है। 27-19 पे स्टॉक चल रहा है। और जो रेजिस्टेंस लेवल है सबसे पहले ये 43.75 तक पहुंचेगा, अगर पहुंचेगा तो। उसके बाद में अगर इसको तोड़ता है, ये ब्रेकआउट देता है, तो 53 तक पहुंचना चाहिए इन दोनों के बीच है। अगर 53 को भी ब्रेकआउट देता है तो 70 तक पहुंचेगा ये। अगर 70 को ब्रेकआउट देगा तो फिर इसको पकड़ पाना मुश्किल है, बिकॉज ये ट्राइडेंट है, सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल कंपनी है इंडिया की। बाकी RSI में देखें तो RSI में इसमें खुद कुछ खास दिखाई दे नहीं रहा है। वैसे EMA जो 50 डेज EMA था वो थोड़ा पॉजिटिव साइड पे था, वो थोड़ा ट्रेंड दिखा रहा था, मोमेंटम दिखा रहा था। लेकिन RSI जो एक लीडिंग इंडिकेटर है उसके अंदर कोई ट्रेंड नहीं है। वो जो RSI का वो है इसमें, वो खाली है, ये मैं देखता हूँ, 40 का RSI दिखा रहा है ये, 40.52। 40 का RSI ना ओवरसोल्ड जोन वाला होता है, यानी कि बियरिश ट्रेंड को दिखाता है। तो RSI के लेवल पे बियरिश ट्रेंड दिखा रहा है, बस केवल 50 डे EMA पे थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड दिखा रहा था ये। बाकी अगर 20 डेज EMA लगाएं, अगर देखें उस पे देख सकते हैं हम इसे 20 डेज वाले पे कि उस पे क्या दिखाता है ये। अगर उस पे कुछ दिखाता है तो फिर देख लेते हैं। जैसे इस पे दिखाएं, अब ये 2 हो गए, इसका कर लेते हैं 20 डे EMA कर लेते हैं। ट्वेंटी डे EMA पे क्या दिखाता है ये, देखो 20 डे EMA पे ये 20 डे EMA वाली लाइन है, ब्लू लाइन, तो अभी इससे भी नीचे है ये प्राइस इसका। यदि 20 डे EMA यानी जब ये 29 तक जाएगा, 2962 को क्रॉस करेगा, यानी उसके नज़दीक ही है, तब ये 20 डेज EMA को क्रॉस करेगा, तब ये माना जाएगा कि इसके अंदर मोमेंटम है। बाकी 50 वाला आपने देखा ही था, इसमें जैसे ये दिखाया था, ये क्या था, ये 50 वाला था येलो वाला, तो इसको टच करने वाला है। 200 वाला अभी दूर है, और 9 वाले को भी ये अभी टच नहीं किया है, पर टच करने के नज़दीक है पूरी तरह से। तो ओवरऑल मेरा कंक्लूजन यही निकलता है इस स्टॉक के प्रति कि ये स्टॉक वैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी जो छोटे लेवल पे जो एक मोमेंटम होता है, जो 9 के लेवल पे, वो 20 के लेवल पे या 50 के लेवल पे, 50 के लेवल पे तो है थोड़ा सा टच करने वाला, पर 20 के लेवल पे इतना बड़ा मोमेंटम है नहीं अभी, और 200 पे तो है ही नहीं। और जो एक ये जो EMA होता है, ये कहता है लैगिंग इंडिकेटर होता है, ये बहुत देर में सिग्नल देता है, लेकिन RSI के लेवल पे ना इसमें अभी कोई सिग्नल आया नहीं है। बट जिस तरह से ट्रम्प की टैरिफ का इस सेक्टर पे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, उससे देखा जा सकता है कि आने वाले समय में इस जो शेयर के लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुल सकते हैं। वो ओनली इस शेयर्स के लिए ही नहीं, इसकी जैसे अदर्स कंपनी जैसे वर्धमान टेक्सटाइल्स है, KPR मिल्स है, लाइक गोकुलदास एक्सपोर्ट्स है, वेलस्पून लिविंग है, या अरविंद फैशंस है, तो इन सारी कंपनीज के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे जैसे US के लिए खुल सकते हैं। जो भी कंपनियां एक्सपोर्ट्स में हैं उनके लिए अच्छा है ये, मतलब आगे आने वाला समय टेक्सटाइल वाले के लिए बहुत अच्छा है। और अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं बनाता रहूं, जिससे क्योंकि आपका लाइक ना मुझे इंस्पायर करता है और अच्छे तरह से वीडियो बनाने के लिए, और इंटरेस्टिंग और रिसर्च करने के लिए। सो थैंक यू सो मच।